हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है डिसीजन मेकिंग का पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारा पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। यूपीएसआई के टोटली बच्चों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। आइए देखते हैं। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग से की हुई है और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो बेसिक से भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ताकि ये पार्ट 2 जब देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी और क्वेश्चन एक रिदम में चलता रहेगा। इसकी पीडीएफ हमने अवेलेबल करा दी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 31 नंबर है। तो इसके क्या क्या निर्देश हैं, कैसे क्वेश्चन करना है, आइए समझते हैं। तो बच्चों, ये जो निर्देश दिया है यह प्रश्न 31, 32 और 33 के लिए है। किसके लिए है? 31, 32 और 33 के लिए है। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों के लिए यही सेम निर्देश होगा। अब यहाँ पे निर्देश क्या है, देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें। एक वीसी फर्म एक रियलिटी टीवी शो के माध्यम से एक नई कंपनी में पैसा निवेश करने की योजना बना रही है। संस्थापक निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो। अब बच्चों, यहाँ पे क्या है कि एक वीसी फर्म है जो रियलिटी टीवी शो के माध्यम से एक नई कंपनी में पैसा निवेश करने की योजना बना रही है। अब उसके लिए कुछ शर्त यहाँ पे दी रखी है। अब शर्त क्या क्या देखिए कि उसकी उम्र 1/9/2017 को 35 वर्ष से अधिक ना हो। फिर बी में कह रहा है कि उसने 60% अंकों से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। सी नंबर में कि उसने प्रबंधन में श्रेणी ए संस्थान में से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की हो। डी में है कि ई कॉमर्स में उसके पास स्टार्टअप हो। और ई में है कि उसके पास 5 वर्ष का प्रबंधकीय अनुभव हो। अब बच्चों, ये जो 5 शर्त को पूरी करेगा, मतलब वह जो है रियलिटी टीवी शो के माध्यम से एक जो नई कंपनी खुलने वाली है उसमें पैसा वो निवेश कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर इनमें से कोई शर्त वो पूरी नहीं करते हैं तो वो पैसे निवेश नहीं कर सकते। अब कह रहा है कि यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त मानदंड को पूरा करता है, लेकिन उन्होंने कुछ सहूलियत दे रखी है। अब कुछ उन्होंने व्यवस्था स्पेशल क्या किया है कि ए उपयुक्त ए का मतलब है कि किसी की उम्र अगर ज्यादा है कम है तो उसका निर्णय कौन लेगा। समझ पा रहे बात को? तो उपयुक्त ए में कह रहा है कि लेकिन उसके पास अगर 7 वर्ष का प्रबंधकीय अनुभव है तो मामले को निदेशक मंडल के पास भेजा जाएगा। दूसरा है उपयुक्त डी के लेकिन अपने 5 करोड़ लगाने को तैयार है तो मामले को बोर्ड अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 31 नंबर जो प्रश्न है उसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में स्टार्टअप आईसेल के संस्थापक का ब्यौरा दिया गया है। आपको तय करना है कि स्टार्टअप को निधि मिलेगी या नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रपिन जो है 1985 में पैदा हुए थे। तो बच्चों, प्रपिन जो है ये 1985 में पैदा हुए थे, तो 2017 तक इनकी उम्र जो हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 32 साल। कितनी हो जाएगी? 32 साल। मतलब वो पहली शर्त को पूरी कर रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं है। उसने कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियर में 85% की विशिष्टता सहित, विशिष्टता का मतलब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 85% की विशिष्टता सहित स्नातक किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब वो दूसरी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। उसने ए श्रेणी के संस्थान में एमबीए किया है। ठीक है, एमबीए किया हुआ ए श्रेणी संस्थान में, तो मतलब वो स्नातकोत्तर है, मतलब सी शर्त को भी वो पूरी कर रहे हैं। उसने 2010 और 16 तक एक प्रतिष्ठित कंपनी में उत्पादन प्रबंधक के रूप में काम भी किया है। मतलब वो पिछले 6 साल से कार्य कर रहे हैं, मतलब उनके पास 6 साल का अनुभव ही है, मतलब 5 साल का अनुभव मांगा हुआ है, तो ये ई शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। इसका कह रहे हैं कि अब जेब से प्रेरित होकर उन्होंने ई कॉमर्स कंपनी शुरू की है, मतलब उन्होंने ई कॉमर्स कंपनी भी शुरू की है, तो इसका मतलब उन्होंने डी यानी कि जो शर्त है वो भी पूरी कर रहे हैं। तो बच्चों, ये सभी 5 शर्तों को ये पूरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हमारा हो जाएगा सी नंबर, कि यह आईसेल की निधि में जो है अपने पैसे को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईसेल में निधि लगाई जानी चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। ये जो बच्चों ध्यान रखिएगा, इन्होंने एडवांस में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा शर्त दे रखी है, जैसे ए और 2 में। तो इसको पूरा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है हमारे पास ये 5 प्रमुख शर्तें। जो ये 5 प्रमुख शर्त को पूरी करेगा
उसी जो है पैसा लगा सकता है सेल में, ठीक है। लेकिन इनमें से अगर कोई भी शर्त वो पूरी नहीं करते हैं तो वो पैसा नहीं लगा सकते। तो उन्होंने कुछ विकल्प दे रखा है, जिनकी उम्र से रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है तो उसका मामला वो मामले निदेशक को भेजेंगे। और अगर कोई प्रबंधक ऐसा है जो ई कॉमर्स पास स्टार्टअप तो है लेकिन वो 5 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हो तो मामला बोर्ड अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। तो इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ शर्त दे रखी है, अगर ऐसी कोई केसेस आते हैं तो वह मामला वो फिर उनका पैसा वो लगा नहीं सकते हैं, बशर्ते उनके लिए कोई निर्णय और लेगा कि वो पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। बात समझ गए। लेकिन 5 ये प्रमुख शर्त जो दी गई इसमें पूरा होना चाहिए तो वह शर्त को वो क्या करेंगे, पैसा वो लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी में पैसा निवेश कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, तो शर्त बच्चों यही रहेगी। हमें डायरेक्टली सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में स्टार्टअप प्रकाश लैब्स के संस्थापक का ब्यौरा दिया गया है। आपको तय करना है कि स्टार्टअप की निधि मिलनी चाहिए या नहीं। 1989 में पैदा हुए कौशिक 1989 में बच्चों पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब 11 साल इधर हो जाएगा, 17 और 11 मिलके कितने हो गए, 28 साल। मतलब वह 28 साल के हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब वो 35 वर्ष से कम की उम्र के हैं, तो इसका मतलब वो ए शर्त को पूरी करते हैं। उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईटी के मद्रास में विशिष्टता के साथ, विशिष्टता का मतलब वो अच्छे नंबरों से पास हैं, के साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है। मतलब वो 20 शर्त भी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ग्रेड ए संस्थान में एमबीए किया हुआ है, तो एमबीए किया हुआ मतलब ये तीसरी शर्त भी पूरी कर रहे हैं। और उन्होंने 5 वर्षों के लिए एक प्रतिष्ठित फर्म में उत्पाद प्रबंधक के रूप में काम किया है, मतलब उनके पास 5 साल का अनुभव है, तो ई शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। अब शिक्षा में बदलाव लाने की प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने प्रकाश लैब शुरू किया, जो कि एक ई कॉमर्स स्टार्टअप है। तो बच्चों वो स्टार्टअप भी कर रहे हैं, मतलब डी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। अब जब ये सभी शर्तों को पूरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो प्रकाश लैब्स में निधि को वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आंसर इसका बी हो जाएगा कि प्रकाश लैब में निधि लगाई जानी चाहिए, मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये सभी शर्तों को पूरी कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन अगला हमारा है 33 नंबर। शर्त बच्चों वही रहेगी सेम, शर्त में कोई बदलाव नहीं है। अब शर्त क्या है यहाँ पे और प्रश्न इन्होंने क्या दिया है, एक बार हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि 31, 32 और 33 जो प्रश्न है वो सभी इसी एक ही शर्त पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में स्टार्टअप टेक्नोक्रेट के संस्थापक का ब्यौरा दिया गया है। आपको तय करना है कि स्टार्टअप को निधि मिलनी चाहिए या नहीं। तो सुजाय एक 37 साल का एक व्यवसायी है। तो बच्चों ये 35 से अधिक वर्ष के हैं, इसका मतलब वो एक शर्त को पूरी नहीं करते हैं। लेकिन इन्होंने अगर ए शर्त पूरी नहीं किया है तो इन्होंने ए शर्त के अलावा एक इन्होंने विकल्प दे रखा है कि जिसको एज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा है या कम है, तो उन्होंने एक यहाँ पे उपचार दे रखा है कि लेकिन उनके पास 7 वर्ष का प्रबंधकीय अगर अनुभव है तो मामले को निदेशक मंडल के पास भेज दिया जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि इनके पास अनुभव है कि नहीं है। आगे देखते हैं कि उनकी कंपनी टेक्नोक्रेट इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की ऑनलाइन बेचने का कार्य करती है। उन्होंने 9 वर्षों के लिए एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम किया है। तो बच्चों यहाँ पे 7 वर्ष का अनुभव मांगा है, जो कि इनके पास 9 वर्ष का अनुभव है, तो ये ए शर्त ये पूरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ए शर्त पूरी करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो मामले को निदेशक मंडल के पास भेज दिया जाएगा। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा वो ए हो जाएगा कि मामले को निदेशक मंडल के पास भेजा जाना चाहिए। स्नातक में होने तक उन्हें हमेशा 85% से अधिक अंक मिले हैं। तो बच्चों उन्होंने स्नातक भी किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने प्रबंधक में अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री भारत के दूसरे सबसे अच्छे प्रबंधक कॉलेज से हासिल की है, ठीक है। तो यानी कि सी शर्त को भी वो पूरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर उन्होंने क्या देना हमें कि मामले को निदेशक मंडल के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास उम्र तो ज़्यादा है लेकिन उन्होंने उसकी जगह पर ये 7 वर्ष का जो अनुभव है उससे ज़्यादा इनके पास अनुभव है, तो मामले को भेज देंगे निदेशक मंडल के पास कि आपका निर्णय वही करेंगे। बात समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है अगला नंबर। अब बच्चों 34, 35 और 36 इन तीनों प्रश्नों के लिए शर्त यहाँ पे सेम दी गई है। अब शर्त इन्होंने क्या दिया है और क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक प्रमुख कोच की चयन करने के लिए निम्नलिखित शर्त दी गई। अब शर्त क्या क्या है देखिए। शर्त बच्चों पहला है कि उम्मीदवार को सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी में
अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी सदस्य देशों में से किसी एक क्रिकेट टीम को प्रशिक्षित कर चुके हों। दूसरी शर्त है कि उम्मीदवार पूर्ण सदस्य देशों में से किसी एक द्वारा किए गए प्रमाणन आकलन कार्यक्रम के माध्यम से योग्य साबित होना चाहिए और वर्तमान में उनके पास इस तरह के एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरी शर्त है बच्चों कि एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के कोच के लिए उपयुक्त संवाद कौशल जो अनिवार्य है, प्रभावी ढंग से सही संदेश संप्रेषित करने के लिए और अंग्रेजी में दक्षता का प्रदर्शन कर सकें। चौथा है कि उम्मीदवार का आईसीसी या उसके सहयोगी संगठन के सदस्य बोर्डों के साथ कोई भी पिछला या वर्तमान विवाद से रहित हो और एक निर्दोष व्यक्तिगत रिकॉर्ड होना चाहिए। एक व्यक्ति का भारतीय क्रिकेट के प्रमुख कोच के रूप में चयन किया जाता है अगर वह निम्नवर्णित को छोड़कर उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है कि यदि कोई उम्मीदवार किसी भी एक मानदंड को पूरा नहीं कर पाता है लेकिन उसका नाम भी 3 क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा शामिल करने के लिए कहा जाता है तो वह प्रमुख कोच के रूप में चुना जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति सभी ऊपर की शर्तों में से कोई पूरा नहीं कर पाता है लेकिन उसका नाम अगर 3 क्रिकेट सलाहकार समिति के लिए सदस्यों में शामिल किया जाता है तो उनको भी चुन लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बी नंबर में बच्चों कह रहा है कि उम्मीदवार के पास किसी भी तरह का कोचिंग अनुभव नहीं है लेकिन वह आईसीसी विश्व कप विजेता टीम को कप्तान था तो उसके मामले को बीसीसीआई के सचिव के पास भेजा जा सकता है। ठीक है, ये शर्त जो है वो बी है। सी में शर्त उन्होंने दिया है कि उम्मीदवार के पास अंग्रेजी है ना, उम्मीदवार के पास अंग्रेजी में दक्षता नहीं है लेकिन वह हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है, फिर उसके मामले में क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों के पास भेजा जा सकता है। तो बच्चों 34 नंबर में यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए। जाफर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भारतीय रेलवे टीम को प्रशिक्षित किया है, मतलब ए शर्त को वो पूरी कर रहे हैं। उसके पास आईसीसी का प्रमाण पत्र है और प्रमाण पत्र है तो वो बी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं, मतलब दूसरी शर्त को भी। तीसरे में कह रहा है कि अच्छी तरह से अंग्रेजी में संवाद स्थापित करने में निपुण है, मतलब वो अंग्रेजी संवाद में निपुण है, मतलब वो तीसरी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। और विवादों में फंसने का उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ये चौथी शर्त भी पूरी कर रहे हैं। तो शुरू के 4 शर्त अगर ये पूरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उम्मीदवार का चयन कर दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चों इन चारों में से उनके पास शर्त ना होती तो हम ए, बी और सी, यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेशल व्यवस्था दे रखी है कि अगर कोई स्पेशल क्वालिटी है तो इन 3 में से कोई भी पूरी करते हैं तो इसके लिए निर्णय कोई और लेगा। समझ पा रहे बात को। आगे सवाल हमारा है नेक्स्ट नंबर 35 नंबर। शर्त बच्चों वही रहेगा, सेम शर्त जो हमने पिछले सवाल में पढ़ा है। तो प्रश्न नंबर 35 पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। पांडे भारतीय टीम में एक खिलाड़ी हैं और किसी टीम की कोचिंग का कोई अनुभव इनके पास नहीं है। बात समझ पा रहे। इसके बाद इन्होंने क्या करना है कि लेकिन उनका नाम जो है 3 क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा शामिल किया जाता है। तो बच्चों ऊपर की किसी शर्त को शामिल तो नहीं कर रहे हैं लेकिन इन्होंने ए शर्त को पूरा किया है कि उम्मीदवार भी एक मापदंड को पूरा नहीं कर पाता लेकिन उसका नाम अगर 3 क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा ना शामिल करने के लिए कहा जाता है तो वह प्रमुख कोच के रूप में चुना जा सकता है। तो बच्चों यह ए शर्त को पूरी कर रहे हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर कि उम्मीदवार का चयन होना है क्योंकि यह 3 क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा शामिल किया गया है, इसलिए 35 का जो आंसर होगा बच्चों वो डी हो जाएगा। अगला नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन बच्चों वही रहेगा, 34, 35 और 36 क्वेश्चन के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर है कि सूर्या राहुल ने घरेलू क्रिकेट में मुंबई टीम को प्रशिक्षित किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, प्रशिक्षित किया है। उनके पास आईसीसी प्रमाण पत्र है और उनके पास अंग्रेजी में दक्षता नहीं है। अंग्रेजी में इनके पास कोई दक्षता नहीं है, मतलब ये 3 शर्त पूरी नहीं करते हैं। ठीक है, वह किसी टीम को प्रशिक्षित किए हैं, ये तो दिया है। आईसीसी का प्रमाण पत्र है तो ये भी इनके पास चलिए एक प्रमाण पत्र तो है ही वैध, लेकिन वह हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। लेकिन वह हिंदी और अंग्रेजी में क्या है, संवाद करने में सक्षम है। ठीक है, लेकिन अब चौथे नंबर का यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है कि वो निर्दोष है या नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पूरी नहीं करते हैं चौथा भी। तो इस मामले को क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों
कि इसकी जानकारी क्या हो जाएगी, अपर्याप्त हो जाएगी। तो आंसर जो बनेगा वो सी नंबर हो जाएगा। जानकारी अपर्याप्त है, इनका निर्णय क्या करना है हम कह नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 37 नंबर। अब 37, 38 और 39 तीन प्रश्नों के लिए बच्चों यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, अब निर्देश क्या दिया है ध्यान से देखिएगा कि निम्न जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। एक संगठन में कृषि अधिकारियों की भर्ती के लिए निम्नलिखित शर्त है। तो उम्मीदवार को क्या क्या शर्त पूरी करनी है, जरूर उनकी भर्ती होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो उन्होंने नीचे दे रखा है। पहली योग्यता है बच्चों इनका कि कम से कम 60% कुल अंकों के साथ ये कृषि क्षेत्र में स्नातक हों। दूसरी शर्त है बच्चों कि कम से कम 50% अंकों के साथ चयन प्रक्रिया में पास किया हो। और तीसरी शर्त है कि 1 अक्टूबर 2016 को 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो। ठीक है, 35 साल से वो ज़्यादा के हों। ठीक है, समझ पा रहे बात को। अब कह रहे हैं कि एक आवेदक के मामले में जिन्होंने अन्य सभी मानदंड को पूरा किया है, लेकिन अब मान लीजिए किसी के पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, किसी के पास परसेंटेज ज़्यादा है, कोई 35 साल से उम्र ज़्यादा है कम है, तो वो उसके लिए कुछ स्पेशल इन्होंने व्यवस्था की है। एक में कह रहे हैं कि बी ऊपर, मतलब ये जो बी ऊपर दिया हुआ है इनमें इन्होंने कुछ व्यवस्था दे रखी है कि अगर कोई कम से कम 50% कुल अंकों के साथ चयन प्रक्रिया में पास किया हो तो उसके लिए क्या करेंगे। कह रहे हैं कि उपरोक्त बी में लेकिन कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री ली है तो यह मामला उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। अगर कोई स्नातक के साथ साथ स्नातकोत्तर भी किया हो यानी कि पीजी किया हो और वह कृषि क्षेत्र में है तो ऐसे मामले को हम भेज देंगे कहाँ पे, उपाध्यक्ष को भेज दिया जाएगा। अब इन्होंने दूसरी शर्त क्या दे रखी है, ए के अलावा। ए में इन्होंने बोला है 60% कुल अंकों के साथ कृषि क्षेत्र में स्नातक हों। कह रहे हैं कि उपरोक्त ए में लेकिन चयन प्रक्रिया में 60%, किसमें, चयन प्रक्रिया में अगर 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं तो इस मामले को मुख्य प्रबंधक के पास भेजा जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न दिया हुआ है इन्होंने 37 नंबर कि निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना है। समीर है एक बीएससी कृषि स्नातक हैं। समीर क्या है, एक बीएससी कृषि स्नातक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने स्नातक किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी में वो भी कृषि हैं तो स्नातक किया, लेकिन प्रतिशत तो उन्होंने नहीं दिया हुआ, बट कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। उसने 50% कुल अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। मतलब उसने कुल अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में अंकित किया, लेकिन 50%, ठीक है ना, 50% ही अंकित किया है। बात समझ पा रहे। अब इन्होंने कह रहा है कि 1/11/5/1978 को 78 से हमें चाहिए 16 तक, ये 35 साल होने चाहिए। तो 78, 79, 22 साल उधर हो गए और 16 साल इधर, 22 और 16 जो बच्चे हो जाएगा वो 38 साल, मतलब वो 35 साल की उम्र को पूरी कर चुके हैं। तो ये उन्होंने सी नंबर को पूरी करते हैं। अब कह रहा है कि और चयन प्रक्रिया में 72% हासिल किए हैं। चयन प्रक्रिया में क्या किए हैं, 72% हासिल किए हैं, मतलब वो चयन प्रक्रिया वाला ठीक है, यानी कि बी नंबर। लेकिन अब आपको पता है कि बी नंबर में यहाँ नीचे दिया हुआ है कि उपरोक्त बी लेकिन कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर हूँ। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर हूँ तो डिग्री ली हो तो यह मामला उपाध्यक्ष को भेजा जा सकता है। कहाँ भेजा जाएगा, उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। लेकिन इन्होंने स्नातक तो किया नहीं है, तो ए की बात करते हैं कि अगर ए नहीं पूरा होता है, जैसे कम से कम 60%, अब प्रतिशत तो दिया नहीं है, इन्होंने ग्रेजुएशन में 50% ही लाए हैं, 60% तो है नहीं। तो कह रहे हैं लेकिन चयन प्रक्रिया में 60% से अधिक अंक हासिल किए हों तो यह मामले को मुख्य महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। तो मुख्य महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। लेकिन इन्होंने किया है क्या कि चयन प्रक्रिया में कितना लिया है बच्चों, ये 72% अंक हासिल किए। कितना परसेंट है, 72% अंक हासिल किए हैं। तो अतः इस मामले को कहाँ भेज दिया जाएगा, उम्मीदवार के महाप्रबंधक को भेज दिया जाएगा। विकल्प इसका सी आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। इन्होंने क्या करना है कि 72% अंक हासिल किया है। तो चयन प्रक्रिया में, चूंकि देखिए यहाँ पे दिया है कि चयन प्रक्रिया में कम से कम 60% होना चाहिए और 60% से अधिक अगर हासिल करते हैं तो बच्चों इन्होंने चयन प्रक्रिया में कितना लिया है, 72% से ज़्यादा अंक हासिल किया है। तो मामले को मुख्य महाप्रबंधक को भेज दिया जाएगा। मतलब ये शर्त को वो पूरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 37 का आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 38 है। तो बच्चों इंस्ट्रक्शन जो दिया है वो सेम है, इंस्ट्रक्शन में कोई बदलाव नहीं है। निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना है। अशोक मल्होत्रा 65% कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि किया हुआ है। मतलब उन्होंने ए शर्त को पूरी कर लिया है। ठीक है,
उसके बाद कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री ली है, उन्होंने स्नातक भी किया हुआ है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट भी किए हुए हैं, ठीक है। 43% के साथ चयन प्रक्रिया उत्तीर्ण किए हैं। 83% उन्होंने चयन प्रक्रिया में लिया है, मतलब उन्होंने 50% नहीं है, 20 शर्त को वो पूरी नहीं कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? अब 20 शर्त को ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्नातकोत्तर किया हुआ है, पीजी किया हुआ है। इसके बाद और उनका जो जन्म है वो 72 को हुआ था, तो 72 मतलब 28 यानी कि इधर 17 हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब है वो कि 35 साल से वो पूरी कर चुके हैं, ज़्यादा उम्र है, लेकिन 60% के साथ उन्होंने स्नातक किया है, ठीक है, 60% से ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने पीजी पास किया हुआ और चयन प्रक्रिया में 50% अंक भी नहीं है। तो इस मामले की उन्होंने देखिए यहाँ पे बी के लिए एक उपचार दे रखा है एक्स्ट्रा कि भाई इनका डिसीजन कौन लेगा अगर कोई बी शर्त को पूरी नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि लेकिन कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री ली हो तो मामला उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो हो जाएगा वो 38 का आंसर होगा बी नंबर, कि उम्मीदवार को उप अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए, मतलब बी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न अगला नंबर हमारा है 39 नंबर। तो बच्चों इंस्ट्रक्शन वही सेम रहेगा, निर्देश में कोई बदलाव नहीं है। निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना है? अविनाश कुमार 58% कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि किया हुआ है। अब इन्होंने पहली शर्त को तो पूरी नहीं किया क्योंकि यहाँ 60% मांगा है और यहाँ इनके पास 58% है, और चयन प्रक्रिया में 68% अंक मिले हैं। मतलब बच्चों 68% अंक मिले हैं, चयन प्रक्रिया में 50% चाहिए लेकिन इनका 68% है, तो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये पूरी करते हैं। पिछले महीने उसने अपना 36वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने पिछले महीने क्या किया था? अपना 36वां जन्मदिन मनाया था। तो अविनाश कुमार 58% अंकों से स्नातक किया है, जबकि हमें नियमानुसार स्नातक में 60% चाहिए, तो पहली शर्त तो पूरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीदवार का क्या है, और ये अनिवार्य भी है, ठीक है, 60% लाना तो अनिवार्य था, तो ये शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका क्या हो जाएगा? अब ये 35 साल की उम्र है कि नहीं है ये भी हम तय नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ ये हो जाएगा हमारा कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। समझ पा रहे बात को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, अगला नंबर 40, 41 और 42। इन 3 सवालों के लिए बच्चों निर्देश ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। भारत सरकार से निःशुल्क वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए एक रेलवे स्टेशन द्वारा निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। अब इन्होंने एक शर्त दिया हुआ है ए नंबर, प्रतिदिन कम से कम 10,000 यात्रियों का वहां से आवागमन होना चाहिए। अगर 10,000 यात्री हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरी शर्त है कि इसको कम से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला होना चाहिए, ठीक है, ये भी क्लियर है। तीसरी शर्त इन्होंने दिया कि नेटवर्क की गति 50 KB प्रति सेकंड से ऊपर होना चाहिए। और चौथी शर्त है बच्चों कि नेटवर्क इंजीनियर को स्टेशन पर उपस्थित रहना चाहिए, एक स्टेशन के मामले में जो अन्य सभी शर्तों को संतुष्ट करता हो सिवाय। अब सिवाय मतलब यहाँ हो जाएगा। अब ए और बी यहाँ पे शर्त दी हुई है कि ए में है कि उपरोक्त है ना, पहला उपरोक्त एक में, मतलब ए शर्त में दिया है पहले के रेफरेंस में कि यदि प्रतिदिन गाड़ियों के आवागमन व प्रस्थान की संख्या 20 से अधिक है तो स्टेशन को वाईफाई जो कनेक्टिविटी होगी वो मिल जाएगी। मतलब अगर प्रतिदिन आवागमन जो गाड़ियों की है प्रतिदिन वो 20 से अधिक है तो ऐसे स्टेशनों पर वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब बी शर्त उन्होंने क्या दिया हुआ है बच्चों? बी शर्त में दिया है कि उपरोक्त 2, मतलब जो 2 को पूरा नहीं करते हैं वो क्या है, लेकिन अनुमति 6 महीने के बाद दी जाएगी। अगर कोई बी शर्त को पूरी नहीं करते हैं तो उपरोक्त बी, लेकिन अनुमति जो है वह 6 महीने के बाद दी जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं कि इस मामले में क्या निर्णय लेना है। जो 40 नंबर क्वेश्चन है, स्टेशन ए, ये स्टेशन ए है जो 2.5 किलोमीटर विस्तार में फैला हुआ है, मतलब 2 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे दूसरी शर्त तो वो पूरी कर रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं? वो दूसरी शर्त को क्या कर रहे हैं? पूरी कर रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि स्टेशन के पास एक नेटवर्क इंजीनियर है, क्या है? एक नेटवर्क इंजीनियर है और 100 KB प्रति सेकंड से अधिक की गति प्रदान का वादा करता है। मतलब वादा करते हैं तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ये यात्री का कुछ दिया नहीं है। 50 KB प्रति सेकंड के ऊपर होना चाहिए नेटवर्क की गति, तो ये 100 KB है, तो चलो ये ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता होगा? अच्छा, नेटवर्क इंजीनियर को स्टेशन पर उपस्थित रहना चाहिए, चलिए ये भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है
और ना ही इन्होंने कोई गाड़ी बोला है कि कितनी गाड़ियां प्रस्थान करती हैं, मतलब ए भी पूरी नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। इसका आंसर जो बच्चों हो जाएगा वो 40 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 41 नंबर। इंस्ट्रक्शन बच्चों वही रहेगा सेम। अब यहाँ पे हम सवाल को पढ़ते हैं। स्टेशन पी एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, 12,000 से अधिक लोग प्रतिदिन वहां से आते जाते हैं। मतलब 10,000 चाहिए, 12,000 है, तो यहाँ पे पहली शर्त को वो पूरी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा है, आगे शर्त कह रहा है कि और वह 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब 2 किलोमीटर क्षेत्र से ज़्यादा है, तो ये भी ठीक है। स्टेशन का नेटवर्क इंजीनियर 150 kb प्रति सेकंड के ऊपर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तैयार है। मतलब वहाँ पे 50 प्रति सेकंड से ऊपर है, तो मतलब ये भी ठीक है। और नेटवर्क इंजीनियर को स्टेशन पर उपस्थित होना रहना चाहिए, तो ये भी पूरी करते हैं। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे स्टेशन पर वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करेगा, मतलब बी शर्त यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेशन वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करेगा। मतलब ये सभी शर्तों को पूरी कर रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है 42 नंबर। बच्चों शर्त वही है, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया है। अब देखिए स्टेशन एस, स्टेशन जो एस है वह तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद है। वहाँ 8,000 यात्री जो हैं क्या है, 8,000 यात्री प्रतिदिन आते जाते हैं। तो मतलब 10,000 यात्री हैं, मतलब ये शर्त तो पूरी नहीं कर रहे हैं पहले नंबर पे। ठीक है, यात्री कम है। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यह 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, ये दूसरी शर्त को पूरी करते हैं। नेटवर्क इंजीनियर पिछले वर्ष से उपलब्ध हैं, जो 50 kb प्रति सेकंड से अधिक की नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करवा सकता है। मतलब ये 50 से ऊपर दे रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। और नेटवर्क इंजीनियर भी स्टेशन पर उपस्थित है, ये भी शर्त को वो पूरी करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि केवल 25 ट्रेनें प्रतिदिन स्टेशन एस का प्रस्थान आवागमन के लिए उपयोग करती है। मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए 25 ट्रेन से ज़्यादा है। मतलब अगर कोई पहली शर्त को पूरी नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ए शर्त इन्होंने एडिशनल दे रखा है कि उपरोक्त एक में यदि प्रतिदिन गाड़ियों के आवागमन व प्रस्थान की संख्या 20 से अधिक है, तो स्टेशन को वाईफाई कनेक्टिविटी जो होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, वो प्रदान करवा दी जाएगी, कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा स्टेशन वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करेगा। मतलब 42 का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन अगला बच्चों यहाँ पे 43, 44 और 45 तीन प्रश्नों के लिए निर्देश दिया गया है। अभी निर्देश बहुत ध्यान से समझिएगा। निर्देश है कि ABC इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए उम्मीदवार को योग्यता के लिए मापदंड निम्नलिखित दिया हुआ है। अब उम्मीदवार को इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता नंबर पहली है कि उम्मीदवार ने कम से कम 75% अंक के साथ 12वीं की परीक्षा पास की हो। ठीक है। दूसरी योग्यता है कि उम्मीदवार ने कम से कम 80% अंकों के साथ BE BTech की परीक्षा पास की हो। तीसरी है शर्त बच्चों की कम से कम उम्मीदवार ने 70% अंकों के साथ इंजीनियर में स्नातकोत्तर किया हो। और चौथी शर्त है कि उम्मीदवार को एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। अगर ये 5 शर्तों को वो पूरी करते हैं तो इसका मतलब उनका चयन कर लिया जाएगा। तथापि एक उम्मीदवार सारे मापदंड पूरे करता है सिवाय कि, तो मामला कॉलेज के प्राचार्य के पास भेजा जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस मामले में दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें और ऊपर दी गई जानकारी और शर्तों के आधार पर बताई गई कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई करें। आपको प्रश्न में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अलावा और कोई धारणा नहीं बनानी है। मामला 1/11/2016 को 16 की स्थितियों के आधार पर है। समझ पा रहे बात को? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है। अब बच्चों ने जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि शक्ति बल का जन्म जो है वो 2 मार्च 1989 को हुआ था। अब बच्चों इन्होंने जो शक्ति बल का जो जन्म है वो 2 मार्च 1989 को हुआ था। उसे 12वीं की परीक्षा में 80% अंक मिले हैं। तो 12वीं में बच्चों 75% अंक मांगा गया है। इसका मतलब जो है यहाँ पे 75 से ज़्यादा है, तो ये शर्त पहली पूरी करते हैं। उसे स्नातक और स्नातकोत्तर में 85% अंक मिले हैं। तो बच्चों स्नातक में उन्हें कितना चाहिए, कम से कम अंकों के साथ BTech के हों या BE हों, तो 80% है, तो इनको 85% मिला है, तो ये भी ठीक है।
स्नातकोत्तर किए हैं तो 70% चाहिए, ये भी मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री हासिल भी की है, ठीक है। इंजीनियरिंग में उन्होंने क्या किया है, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात समझना है कि चौथी शर्त में इनके पास अनुभव नहीं दिया हुआ है। तो अनुभव अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अब देखिए कि शक्तिबल जो है प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्य का अनुभव तो है ही नहीं, और जब अनुभव नहीं है तो निर्णय के लिए क्या हो जाएगा, जानकारी अपर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें अनुभव चाहिए और जब तक अनुभव नहीं होगा तो हम निर्णय ले ही नहीं सकते। तो आंसर इसका जो बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी नंबर, कि दिए गए तथ्य निर्णय लेने के लिए क्या है, अपर्याप्त है। विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है 44 नंबर, सॉरी 44 नंबर में है ना। 44 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि उनके मामले में यह निर्णय लिया जाए, किसके मामले में, रघु के मामले में। रघु का जन्म 4 अप्रैल 1988 को हुआ था, ठीक है। उसे 12वीं में 80% अंक मिले हैं। तो बच्चों 12वीं परीक्षा में 80% अंक मिले हैं, मतलब वो 75% से ज़्यादा है, ठीक है ना, 80% से अधिक है। तो 12वीं परीक्षा में 75% पास की होनी चाहिए कम से कम, तो ये ठीक है, ये शर्त पूरी करते हैं। उसे स्नातक और स्नातकोत्तर विशेषज्ञता जो इंजीनियरिंग में है 85% अंक मिले हैं। तो भैया ये जो है दूसरी शर्त भी पूरी कर रहे हैं रघु जी, और ये स्नातकोत्तर में 70% है, तो ये भी शर्त वो पूरी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे है बच्चों कि XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 वर्षों का कार्य अनुभव है। तो बच्चों इनके पास 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रघु हैं उनका क्या हो जाएगा, उम्मीदवार का चयन कर लिया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई बच्चों, वो उम्मीदवार का चयन कर दिया जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सभी शर्तों को पूरी कर रहे हैं। प्रश्न हमारा अगला है 45 नंबर, उनके मामले में निर्णय क्या लेना है। तो बच्चों इंस्ट्रक्शन सेम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश का जन्म जो है वो 22 जनवरी 1988 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने उसे 12वीं परीक्षा में 70% अंक मिले हैं। तो बच्चों 12वीं परीक्षा में 75% होना चाहिए कम से कम, तो इसका मतलब ये शर्त पूरी नहीं हो रही है, गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पे होगा कि उसे इंजीनियर में स्नातक और स्नातकोत्तर में 80% मिले हैं। तो 80% मिले हैं, तो चलिए स्नातक में भी ठीक है और स्नातकोत्तर में भी ठीक है, ये दोनों शर्त पूरी हो रही है। उसे ABC इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 वर्षों का अनुभव है, मतलब उनके कम से कम 5 साल का अनुभव चाहिए, तो ये भी शर्त वो पूरी नहीं कर पा रहे। और जब पूरी नहीं हो रही है शर्त, तो इनका हो जाएगा उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, मतलब 45 का ए आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा अगला है 46 नंबर। तो बच्चों 46, 47 और 48 3 प्रश्नों के लिए निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ब्लास्टर्स स्पोर्ट्स क्लब राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया का आयोजन कर रहा है। तो खिलाड़ियों को निम्नलिखित मानदंड को पूरा उतरना आवश्यक है। अब जो भी इस क्लब का सदस्य होगा, टीम का जो चयन होगा, खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, उनमें खिलाड़ियों के लिए ये योग्यता है। तो खिलाड़ी की उम्र जो है वो 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी की जो ऊंचाई है वो 70 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। खिलाड़ी का जो वजन है बच्चों वो 85 किलो से कम होना चाहिए। डी नंबर जो शर्त दिया है कि खिलाड़ी ने जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया हो, अगर उम्मीदवार उपयुक्त मानदंड को पूरा करता है सिवाय। अब कुछ लोगों के लिए कुछ वरीयता दी हुई है, क्या दिया है इन्होंने, देखिए उपयुक्त बी में, उपयुक्त बी का मतलब 170 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए उसके लिए। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से ऊपर है और राष्ट्रीय स्तर वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया है, तो मामला क्लब के सचिव के पास भेज दिया जाएगा। मतलब जो 170 सेंटीमीटर से कम है, मतलब 160 सेंटीमीटर से ऊपर जिनकी ऊंचाई होती है, तो और वो राज्य स्तरीय पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिए, तो ऐसे मामले को कहाँ भेजेंगे, क्लब के सचिव के पास भेज दिया जाएगा। डी में कह रहा है यहाँ पे दूसरे में, लेकिन उसे स्कूल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला हो तो मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाएगा। अब यहाँ पे 46 में प्रश्न पढ़ते हैं कि इस मामले में लिया जाने वाला निर्णय क्या होगा ध्रुव के लिए। जो राष्ट्रीय स्तर का 22 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी हो, तो इसका मतलब वह 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मतलब यह शर्त को वो पूरी कर रहे हैं कि खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये 22 वर्ष के हैं, तो ठीक है, इनकी जो है योग्यता यहाँ पे ये उम्र की पूरी हो रही है ना, समझ गई बात को। अब कह रहे हैं कि उसे 3 जिला स्तरीय स्वर्ण पदक मिले हुए हैं।
मतलब उसे 3 जिला स्तरीय जो है स्वर्ण पदक मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डी शर्त को पूरी कर रहे हैं। देखिए डी शर्त में लिखा हुआ है लेकिन उसे स्कूल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला हो तो मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाएगा। तो ये शर्त तो वो पूरी कर रहे हैं। उनकी ऊंचाई और वजन जो है 167 सेंटीमीटर और 83 किलो का है। मतलब बच्चों 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट नहीं है, मतलब वो दूसरी शर्त को पूरी नहीं कर रहे हैं। और 85 किलो से कम होनी चाहिए, मतलब ये तीसरी तो पूरी कर ही रहे हैं। और जिला स्तरीय वो टूर्नामेंट खेले भी हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पूरी कर रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि अगर 170 सेंटीमीटर से कम हाइट होगी तो उनके लिए व्यवस्था ये की गई है। कौन सी? कि लेकिन डी के अलावा उसे स्कूल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला हो तो मामला कहाँ भेजा जाएगा? क्लब के प्रभारी के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लब के पास भेजा जाना है, ठीक है, तो मामला, तो हम यहाँ पे जो आंसर लगाएंगे बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा? वो बी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा कि मामला जो है वो क्लब के सचिव को भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? क्लब के सचिव को भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, मामला क्लब के सचिव को भेजा जाएगा। क्योंकि ऊंचाई का मामला है, 170 से कम है, तो बच्चों यहाँ पे ये शर्त पूरी कर रहे थे। कौन सी शर्त? हमारी बी है कि जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से ऊपर है और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लिया हो तो मामला क्लब के सचिव के पास भेजा जाएगा। क्योंकि ये सभी शर्तों को तो पूरी कर रहे थे लेकिन ऊंचाई इनकी नहीं है, तो बी के लिए इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था दे रखा है कि मामला क्लब के सचिव को भेजा जाना है। तो डी आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये जो डी शर्त है स्वर्ण पदक वाला ना आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मामला क्लब के सचिव के पास भेजा जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला है 47 नंबर। इस मामले में लिया जाने वाला निर्णय क्या होगा? तो 46, 47, 48 तीनों के लिए बच्चों ये शर्त दी हुई है। कह रहे हैं कि इरफान खान 24 वर्षीय हैं। 24 वर्ष के हैं कौन? इरफान खान। ठीक है, तो 24 वर्ष के हैं अगर इरफान खान, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा बच्चों वो क्या होगा? देखिए पहली शर्त वो पूरी कर रहे हैं क्योंकि वो 20 साल से अधिक हैं। इसके बाद जो बच्चों आंसर होगा उसमें हो जाएगा हमारे पास इरफान खान के लिए जो कंडीशन दिया हुआ था कि 24 वर्षीय जिला स्तरीय स्वर्ण पदक विजेता हैं। 24 वर्ष के हैं और ये स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। ठीक है, तो स्वर्ण पदक विजेता है तो यहाँ पे डी भी पूरी कर रहे हैं कि स्कूल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो चयन परीक्षा में शामिल हुआ है, ठीक है, उसका वजन 80 किलो है। वजन कितना है? 80 किलो है। तो खिलाड़ी का वजन 85 किलो से कम होना चाहिए, तो ये भी शर्त वो पूरी कर रहे हैं। इसके बाद उनकी ऊंचाई जो है 180 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इस बी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद खिलाड़ी ने जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया हो, तो ये भी उन्होंने भाग लिया हुआ है। ठीक है, जिला स्तरीय स्वर्ण पदक भी है तो भाग लिए हुए हैं, तो डी भी पूरी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि डी पूरी करते हैं लेकिन उसे स्कूल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला हो, तो स्वर्ण पदक अगर मिला है तो मामला कहाँ जाएगा? क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाएगा। तो बच्चों आंसर जो हो जाएगा इसका 47 नंबर में कि इनका खिलाड़ी का चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्वर्ण पदक भी है। अच्छा, ऊपर के तो चारों शर्त तो ये पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ये डी पूरी नहीं करते, जैसे खिलाड़ी ने जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया हो, अगर ये भाग ना लिए होते तब हम इनको भेज देते कि मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाना है। लेकिन ये तो मामला इनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको हमें भेजने की जरूरत नहीं है। इनका हम सीधा सीधा खिलाड़ी का क्या कर देंगे बच्चों? चयन कर देंगे, क्योंकि सभी मानदंड को ये पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इरफान खान का चयन कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मामले को खेल प्रभारी के पास नहीं भेजेंगे क्योंकि इन्होंने जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया है। तो चारों मुख्य सभी शर्तों को पूरी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, हम सीधा सीधा खिलाड़ी का क्या कर देंगे? चयन कर देंगे। 47 का जो आंसर होगा बच्चों वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 48 नंबर में। अब्राहम एक 21 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है। तो बच्चों ये उम्र जो है पूरी कर रहे हैं, 21 साल है, 20 साल से अधिक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जिसका वजन 87 किलो है। वजन 87 किलो है, मतलब सी को भी शर्त वो पूरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है मानदंड सी को पूरी कर रहे हैं। कह रहा है कि अच्छा खिलाड़ी का वजन 85 किलो से कम होना चाहिए। अच्छा, सी को भी वो पूरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी वजन जो है 87 किलो है, तो ये 85 किलो से कम होना चाहिए, तो ये शर्त पूरी नहीं हो रही है, सी नंबर। ऊंचाई इनकी 175 सेंटीमीटर है, तो 170 से अधिक होनी चाहिए, दूसरी शर्त को पूरी कर रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि उसने किसी भी जिला स्तरीय मैच में भाग नहीं लिया है,
तो किसी भी जिला स्तरीय में भाग नहीं लिया है, मतलब ये डी शर्त को भी पूरी नहीं कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि लेकिन उसने स्कूल प्रतियोगिता परीक्षा में स्वर्ण पदक अर्जित किया है। अब स्वर्ण पदक अर्जित किया है, इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि वजन सी के बारे में तो कोई हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये केवल बी के लिए है और डी के लिए है। जो बी शर्त को पूरी नहीं करता है और डी शर्त को पूरी नहीं करता है, तब हम इनका मामला जो है क्लब सचिव के पास भेजेंगे या मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजेंगे। लेकिन इन्होंने ना तो सी पूरा किया ना तो डी पूरा किया, दो शर्त नहीं पूरी हो रही हैं और सी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि खिलाड़ी का चयन नहीं किया जाना जाएगा। ठीक है, 48 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है बच्चों 49 से 50 51 के लिए। तो 49, 50, 51 तीन प्रश्नों के लिए यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक प्रतियोगी बनने के लिए एथलीटों के चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं। अब शर्त क्या है बच्चों, वो पहली है वह एक देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है बच्चों कि उसे उस समय सीमा को तोड़ना होगा जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निर्धारित की गई है, या उसे 100 मीटर के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया होना चाहिए। ठीक है, तीसरी है उसे 1 अक्टूबर 2016 को 16 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अब एक आवेदक के मामले में जिन्होंने अन्य सभी मानदंड को पूरा किया हो सिवाय, अब पहला क्या है, ऊपर के और उसने अपनी राष्ट्रीयता बदल ली है और इस मामले को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पास भेजा जाना है। ठीक है, ये एक ही शर्त उन्होंने दे रखी है। अब प्रश्न दिया है 49 नंबर, उनके मामले में क्या निर्णय लेना है। दीपिका भारत की नागरिक है। दीपिका क्या है, भारत की नागरिक है, मतलब वह एक देश की नागरिक है, तो ए शर्त को वो पूरी कर रही है। ठीक है, पहली शर्त को वो क्या कर रही है, पूरी कर रही है। ठीक है, समझ पा रहे बात को। इसके बाद कह रहा है कि वह 10 अक्टूबर 1997 को पैदा हुई थी। अब 10 अक्टूबर 1997 को पैदा हुई थी तो 16 साल से कम का नहीं होना चाहिए। 97 अगर वो हैं तो इसका मतलब 1 अक्टूबर 2016 तक तो उनका हमें मानदंड देखना ही देखना है। ठीक है, हमें उनका एक मानदंड तो पूरा करना था। तो 10 अक्टूबर 1997 को अगर वो पैदा हुई हैं तो इसका मतलब वो 3 साल उधर हो गई और 16 साल इधर, 16 3 19 साल, तो 16 साल से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब वो 19 साल की हैं, तो ये 16 साल से कम भी नहीं है, तो ये तीसरी शर्त को भी पूरी कर रही हैं। उसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित दौड़ में आर्यता प्राप्त की है, मतलब उसने उस सीमा को तोड़ा है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निर्धारित की गई है, या उसे 100 मीटर के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया होना चाहिए। तो ये भी शर्त पूरी कर रही है। जब वो तीनों शर्तों को बच्चों पूरा कर रही हैं, सभी मानदंड को पूरा कर रही हैं, तो उम्मीदवार का चयन कर दिया जाएगा, मतलब आंसर डी नंबर हो जाएगा, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, शर्त बच्चों यही रहेगी, उनके मामले में क्या निर्णय लेना है। एडवर्ड आयरलैंड, एडवर्ड जो है आयरलैंड का एक नागरिक है। एडवर्ड जो है आयरलैंड का एक नागरिक है, मतलब वो एक देश के नागरिक हैं, ये शर्त को वो पूरी कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा लेकिन वह आयरलैंड में से स्थानांतरित हो गया है, मतलब उन्होंने अपनी जो राष्ट्रीयता उसको बदल दी है। अब जब बदल दी है तो बच्चों इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पर उन्होंने एक के लिए एक विकल्प दिया है कि ऊपर के एक उसने अपनी राष्ट्रीयता बदल ली है, उसके मामले को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पास भेजा जाना है। तो बच्चों इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा सी नंबर, कि उम्मीदवार के मामले को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पास भेजा जाना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम देख लें, अब इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व भी करना चाहता है, मतलब वो राष्ट्रीयता बदल ली है, तो सिंपल सी बात है कि उनको राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पास भेज देना है। उसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित दौड़ में आर्यता प्राप्त की है, तो दूसरी शर्त पूरी हो रही थी। 95 में पैदा हुए हैं, मतलब वो 19 और 5 16 5 21 साल के हैं, मतलब उम्र भी पूरी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीयता बदलने की वजह से ऐसे मामले को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पास भेज दिया जाएगा। प्रश्न अगला नंबर हमारा है 51 नंबर। इंस्ट्रक्शन बच्चों सेम रहेगा। दीपक सिंह भारत का नागरिक है, मतलब वो किसी एक देश के नागरिक है, ए शर्त को वो पूरी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे बच्चों क्या है कि वह राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मतलब वो दूसरी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित दौड़ में आर्यता प्राप्त की है, ये भी पूरी हो रही है, लेकिन वो कितने साल के हैं यह आर्यता नहीं है, मतलब वो तीसरी शर्त को पूरी नहीं कर रहे हैं। और जब तीसरी शर्त को पूरी नहीं करेंगे तो बच्चों ऐसा डाटा क्या होगा, डेटा अपर्याप्त हो जाएगा, निर्णय लेने के लिए कोई जानकारी नहीं है, आंसर हो जाएगा डेटा अपर्याप्त है।
मतलब यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 52 से लेके 54 तक। तो बच्चों 52 से लेके 54 तक के लिए यानी कि 52, 53 और 54 इंस्ट्रक्शन जो बच्चों दिया है वो सेम रहेगा, इंस्ट्रक्शन में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन क्या दिया है यहाँ पे ध्यान से देखें। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। एक कनिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर के चयन के लिए निम्नलिखित अर्हता दी गई है। अब वो क्या होना चाहिए? CSE में या IT में कम से कम 75% अंकों के साथ स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी कर ली हो। दूसरी शर्त है 1/1/2017 को 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है C++ या जावा में से किसी एक में प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ्यक्रम में एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। और चौथा है अंतिम वर्ष की परियोजना में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया हो। हालांकि यदि कोई उम्मीदवार सभी उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है सिवाय A, B उपरोक्त के, लेकिन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कम से कम 2 साल का अनुभव है, तो उसे कंपनी के अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों 52 के लिए प्रश्न दिया है कि उनके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। कैलाश ने कुल 80% अंकों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। ठीक है, कैलाश जो है क्या करते हैं 80% अंकों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक किए हैं, मतलब वो पहली शर्त को पूरी कर रहे हैं। CSE में या IT में कम से कम 75% अंकों के साथ स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों आंसर होगा वो पहला तो यहाँ पे ठीक है कि 80% अंकों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। तो 52 का जो आंसर होगा हमारा 52 नंबर में है ना। अब उसमें हम आंसर क्या लगाएंगे, अब आगे बढ़ते हैं, इनके पहले हम और भी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। उसने C++ प्रोग्रामिंग भाषा में एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। ठीक है, यानी कि पूरा कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक प्रतिष्ठित कंपनी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है और अंतिम वर्ष की परियोजना का प्रतिशत 65% अंक है। तो 65% अंक है, मतलब वो C++ भी पढ़े हैं, तो तीसरी शर्त भी पूरी हो रही है। 24 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए 1/2017 तक। तो बच्चों 1996 में उनका जन्म हुआ है, तो 4 साल वहाँ हो गया, और 17 अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, तो 17 साल यहाँ हो गए, 4 साल इधर, 17 × 4 = 21 साल के हैं, मतलब वो दूसरी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। लेकिन अंतिम वर्ष की परियोजना में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, ऐसा हमारे पास कहीं कोई उल्लेख नहीं है, मतलब D शर्त को वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब आंसर इनका हो जाएगा कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा, जो इसका आंसर होगा B नंबर आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उपरोक्त सिवाय में यहाँ A ही दिया हुआ है, A के अलावा। अगर उपरोक्त A है लेकिन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कम से कम 2 साल का अनुभव हो, तो इनके पास कोई अनुभव ही नहीं है, तो हम मामला कंपनी के अध्यक्ष के पास भी नहीं भेज सकते। तो इसलिए आंसर इनका हो जाएगा कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। अगला प्रश्न है बच्चों 53 नंबर। कार्तिका नायर ने कुल 76% अंकों के साथ कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी की है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर 75% अंकों के साथ स्नातक की पूरी की, तो मतलब ये पहली शर्त तो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं, कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में 2 साल का अनुभव है। तो बच्चों अनुभव वाला केस तो यहाँ मिल गया, मतलब A जो पूरी कर रहे हैं। ठीक है, उसने कुल 85% अंकों के साथ अंतिम वर्ष की परियोजना पूरी की है। 85% के साथ अंतिम वर्ष की परियोजना की है, मतलब ये 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, तो ये शर्त D भी पूरी कर रहे हैं। उनका जन्म 1989 को हुआ था। 89 का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, कि 11 साल इधर हो जाएगा, और 17 और 11 जो मिलकर के होंगे वो 28, यानी कि 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, तो ये 24 साल से ज़्यादा उम्र हो जा रही है। इसलिए इनका जो आंसर B शर्त है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके पास अनुभव है 2 साल का, और जब अनुभव है 2 साल का, तो ऐसे में कंपनी अध्यक्ष के पास इनका मामला चला जाएगा। आंसर जो बच्चों होगा वो C नंबर हो जाएगा। उम्मीदवार को कंपनी अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। ठीक है, 53 का आंसर C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर में। इंस्ट्रक्शन बच्चों सेम रहेगा, निर्देश सेम है। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं कि रियाल ने कुल 90% अंकों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। ठीक है, अब उम्मीदवार ने जो है जो 90% अंक है, अंकों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, तो पहली शर्त तो ये पूरी कर रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद उसने जावा में एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा किया है। ठीक है, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सी भी पूरी कर रहे हैं। उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है। उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी में 3 वर्ष का अनुभव है, तो ये भी पूरी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि और वह अंतिम वर्ष की परियोजना में 83% अंक प्राप्त किए हैं, तो डी भी पूरी कर रहे हैं। लेकिन इनकी उम्र नहीं दी हुई है, ये कितने साल के हैं, तो बच्चों ये बी पूरा नहीं हो रहा है। और जब बी पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इसके लिए कंडीशन जो है बी नंबर के लिए, यहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है कि इनकी उम्र कितनी है। और जब इनकी उम्र नहीं पता होगी तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो सी हो जाएगा कि दी गई जानकारी निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है। तो 54 का आंसर जो बच्चों होगा वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 55 नंबर। 55 नंबर में यहाँ पे देखिए सवाल जो दिया हुआ है बच्चों, वो क्या दिया है कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। एक सेंचुरी रिजॉर्ट क्लब सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित शर्त होनी चाहिए, लेकिन सदस्य को क्या करना है कि आयु 3 अगस्त 2013 को 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा है कि कम से कम वेतन 6 लाख प्रति वर्ष प्राप्त करता हो। तीसरा है कि उम्मीदवार का सदस्य का अपना घर हो। डी है कि सदस्य के परिवार में 4 से ज़्यादा सदस्य ना हो। पांचवा दिया है कि सदस्य ने कला और खेल के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया हो, परंतु यदि कोई उम्मीदवार सभी उपयुक्त मापदंड को पूरा करता है सिवाय, इन्होंने कुछ एडिशनल दे रखा है व्यवस्था कि उपरोक्त सी, मतलब अगर उसके पास घर नहीं है या कोई बात है तो यहाँ पे क्या होगा, तो मामला क्लब सदस्य के क्लब के सचिव को भेजा जाना है। और डी नंबर में उन्होंने दिया है उपरोक्त डी में अगर कोई डी को पूरा नहीं करता है मामला जो है, तो इसका मतलब लेकिन 12 लाख रुपए से अधिक वार्षिक वेतन प्राप्त करता हो तो मामले को क्लब के सदस्य के पास भेजा जाना है। अब प्रश्न है बच्चों कि नीचे दिए गए मामले के लिए उपरोक्त शर्तों के आधार पर, ठीक है, एक है का चिन्ह लगाए यदि व्यक्ति सदस्य बनने के लिए पात्र है। 2 का चिन्ह लगाना है, यानी कि 2 को हमें टिक करना है कि चिन्ह लगाएं यदि व्यक्ति को सदस्य की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे विकल्प दिया है 1 2 3 4 ऐसे, है ना। आंसर 3 पर चिन्ह पर लगाएं यदि मामला क्लब के सदस्य सचिव को भेजा जाना है। और चौथा है का चिन्ह लगाएं यदि मामला क्लब के अध्यक्ष को भेजा जाना है। मतलब ये 4 है, ये उत्तर देना है आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन्हीं में से चारों में से कोई एक टिक लगाना है। अब सबसे पहले शर्त को देखते हैं कि अनिल जो है, ठीक है, अब यहाँ पे जो अनिल है, अनिल का 3 अगस्त 2012 को 45 वर्ष का है। तो 45 वर्ष का है तो बच्चों यहाँ पे 18 से 50 वर्ष के बीच है, तो मतलब ये ए शर्त को पूरी करते हैं। उसे 15 लाख रुपए वेतन मिलता है, 15 लाख रुपए बच्चों वेतन मिलता है, ठीक है। तो कम से कम वेतन 6 लाख प्रति वर्ष प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अगर 15 लाख मिलता है तो इसका मतलब इनको 6 लाख से ज़्यादा वेतन मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम से कम वेतन 15 लाख से ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। इसका कह रहा उसका अपना घर है, अपना घर है मतलब ये सी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं, ठीक है, वो है सी शर्त को भी पूरी करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि उसे खेल में अनेक प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, मतलब कला और खेल में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शन है, तो इसका मतलब ये प्रदर्शन अच्छा किए हैं, तो इनमें ये भी शर्त को पूरी कर रहे हैं। उसका छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटी है, मतलब परिवार में 4 से ज़्यादा सदस्य ना हो, मतलब 3 ही लोग हैं, तो इसका मतलब ये भी शर्त वो पूरी कर रहे हैं। तो बच्चों ये सभी मापदंडों को पूरा करते हैं, इसका मतलब यह जो है, यह शर्त जो पहला दिया होगा कि व्यक्ति जो है सदस्य बनने के लिए पात्र है। तो अब यहाँ पे उत्तर 2 लगाना है, 1 लगाना है, 4 है या 3 है, इनमें से कौन सा लगाएंगे उत्तर। अब देखते हैं ऊपर देखिए लिखा है 1 में 1 का चिन्ह लगाएं यदि व्यक्ति सदस्य बनने के लिए पात्र है, तो बच्चों यही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, यानी कि वह व्यक्ति जो है सदस्य बनने के लिए पात्र है क्योंकि वो सभी योग्यताओं को, सभी शर्तों को पूरा करता है, ठीक है। तो विकल्प इसका आंसर होगा बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा अगला है 56 नंबर। अब इसमें सवाल क्या है देखिए बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा निष्कर्ष को चुनना है जहां पहले कथन में दूसरे कथन का अर्थ अंतर्निहित है। अगर हम समय पर परियोजना को पूरा करते हैं तो हम पश्चिमी घाट पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे निष्कथन दिया हुआ और निष्कर्ष है। कथन कह रहा है अगर हम समय पर परियोजना को पूरा करते हैं तो हम पश्चिमी घाट पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे।
अब कैसे ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, ठीक है, कि हम पिछले सप्ताह ट्रैकिंग के लिए गए थे। अब ये हमें तो कैसे पता है कि पिछले साल हम पिछले सप्ताह में गए थे कि नहीं गए थे, तो ए तो नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ कह रहा है कि अगर हम समय पर परियोजना को पूरा करते हैं तो हम पश्चिमी घाट पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये ठीक हो सकता है हम पिछले सप्ताह ट्रैकिंग के लिए गए थे। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम पिछले सप्ताह ट्रैकिंग पे गए थे तभी तो हम समय पर परियोजना को पूरा करते हैं, तो इसका मतलब ए बन सकता है। फिर बी कह रहा है कि हम एक नई परियोजना पर काम कर रहे हैं, नई परियोजना पर हम काम नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बी जो होगा वो नहीं होगा। सी में कह रहा है कि हमने अपनी परियोजना पूरी कर ली है, अगर हम समय पर परियोजना को पूरा करते हैं तो हम पश्चिमी घाट पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, मतलब ये सी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी में कह रहा है हमारे प्रबंधक को ट्रैकिंग पसंद है। अब ये पसंद है कि नहीं पसंद है हम ये बात निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो बच्चों यहाँ पे ए और सी जो होगा यह दोनों सही हो जाएगा। पहले क्या होगा, सी, हमने अपनी परियोजना पूरी कर ली है और हम पिछले सप्ताह ट्रैकिंग के लिए गए थे, तो जिसका आंसर बच्चों होगा वो हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि सी और ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कथन कह रहा है वो कह रहा है कि परियोजना पूरी कर ली हो गई होगी तभी वो पिछले सप्ताह ही ट्रेनिंग पर गए होंगे, है ना, तभी तो वो पिछले सप्ताह ट्रैकिंग पर गए होंगे, यानी कि ट्रेनिंग पर गए होंगे। तो इसका मतलब जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पे कि जो बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कथन में दिया है कि अगर हम समय पर परियोजना को पूरा करते हैं तो हम पश्चिमी घाट पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमने अपनी परियोजना को पूरी कर ली है और हम पिछले सप्ताह ट्रैकिंग के लिए गए थे। तो ये सेंटेंस पहले सी होगा उसके बाद ए होगा, तो इसलिए सी और ए आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ये आंसर बनेगा डी नंबर, ठीक है। ए नहीं जाएगा, ए और सी नहीं होगा, पहले सी उसके बाद ए होगा। अगला नंबर हमारा 57 नंबर, उन विकल्पों को चुने जहां पर निम्नलिखित कथन के आधार पर पहले कथन को दूसरे का अर्थ अंतर्निहित हो, है ना। बात समझिएगा ध्यान से, यही सेम सेंटेंस यहां पर भी बोला था कि कथन में दूसरे कथन का अर्थ है, यानी कि जो दूसरा कथन होगा उसका अर्थ जो होगा, ठीक है, कथन का अर्थ अंतर्निहित हो, कहां पर, जहां पहले कथन में दूसरे कथन का अर्थ निहित हो। तो यहाँ पहला कथन होगा सी और उसका जो पहले कथन का है वो दूसरे कथन में अंतर्निहित कर रहा है, मतलब ये ए नंबर, ठीक है, इसलिए पहले सी आएगा उसके बाद ए आएगा। सेम सवाल 57 में भी देखिए वही बात कह रहा है, उन विकल्पों को चुने जहां निम्नलिखित कथन के आधार पर पहले कथन को दूसरे कथन का अर्थ अंतर्निहित हो। अब कथन है कि जब तक आप अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे वह आपसे बात नहीं करेगी। मेरी बेटी ने आज मुझसे बात की, ठीक है, 57 नंबर का जो आंसर बनेगा, ठीक है। अब बात समझिए 57 में यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने आज मुझसे बात की, तो अब अगर आज उसने मुझसे बात की तो हम कैसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हम उससे मिलेंगे नहीं तब तक वो बात मुझसे कैसे करेगी। तो ये पहला तो गलत हो जाएगा, सी हो, ए होगा नहीं। अब इसके बाद कंडीशन है बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि मैं आज मेरी बेटी से मिला, मैं आज मेरी बेटी से मिला, तो ये भी नहीं है, ठीक है, गलत हो जाएगा। मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सका, अब क्यों नहीं मिल सके, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि जब हम अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे तभी तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। तो सबसे पहले कौन आएगा, सी, क्योंकि मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सका इसीलिए मेरी बेटी मुझसे बात नहीं की, मतलब यहाँ पे आएगा सी, सी के बाद आएगा डी, ठीक है। तो जिसका आंसर होगा बच्चों ए हो जाएगा। क्यों, जब तक आप अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे वह आपसे बात नहीं करेगी, तो इसका मतलब मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सका जिसकी वजह से वो मेरी बेटी से मुझसे बात नहीं हुई। तो आंसर पहले सी होगा उसके बाद डी होगा। तो पहले कथन से दूसरे कथन का अर्थ अंतर्निहित है, ये बताना था, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दोनों कथनों को सही माने। जब तक दारा क्रिकेट नहीं खेलता है अमर क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब बी नंबर में कह रहा है कि दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है, कल शनिवार होगा। अब कल शनिवार होगा मतलब दारा जो है रविवार को खेलता है, तो इसका मतलब आज जो है क्या है, फ्राइडे है, ठीक है, कल शनिवार है तो आज फ्राइडे हो जाएगा, शुक्रवार। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। अब हमें निष्कर्ष बताना है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दारा और अमर एक ही टीम में है। अब एक ही टीम में है ये बात तो हम कह नहीं सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि दारा ने कल क्रिकेट खेला था, कल क्रिकेट खेला था ये बात कैसे, क्योंकि आज तो फ्राइडे है और वह केवल जो है रविवार को क्रिकेट खेलता है, तो ये भी गलत है। इसका दारा कल क्रिकेट खेलेगा,
कल क्रिकेट खेलेगा ये बात भी नहीं है, क्योंकि आज जो फ्राइडे वो केवल रविवार को खेलता और कल शनिवार हो जाएगा। दारा ने कल क्रिकेट नहीं खेला था, यह बात निश्चित हो जाएगी, क्योंकि वह केवल रविवार को खेलता और आज क्या है, शुक्रवार है, और कल क्या था, थर्सडे था, यानी कि बृहस्पतिवार। तो दारा ने कल क्रिकेट नहीं खेला था, वह केवल रविवार को खेलता है। विकल्प डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर सुमी स्कूल जाता है तो ही उसकी कक्षाएं होंगी, अगर सुमी जल्दी उठता है तो वह स्कूल जाएगा। यदि यह एक सत्य कथन है तो निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा सही होगा। तो सुमी जो है क्रिकेट खेलने गया था, मतलब वो जल्दी उठा था। ठीक है, अब 59 में यहाँ पे बताएंगे आंसर में। अच्छा, आप बात समझिए कि सुमी क्रिकेट खेलने गया था मतलब वो जल्दी उठा था, तो यह बात हम कैसे कह सकते हैं। यहाँ स्कूल की बात हो रही, क्रिकेट की तो कोई बात नहीं है। सुमी की कक्षा नहीं थी मतलब वो स्कूल नहीं गया था, ये भी गलत हो जाएगा। सुमी सोमवार को स्कूल गया था मतलब वो जल्दी उठा था। कह रहा है कि अगर सुमी स्कूल जाता है तो ही उसकी कक्षाएं होंगी, अगर सुमी जल्दी उठता है तो वह स्कूल जाएगा। तो इसका मतलब है कि सुमी सोमवार को स्कूल गया था मतलब वो जल्दी उठा था। ठीक है, कभी कथन के अनुसार हम ये कह सकते हैं क्योंकि सुमी जो है सोमवार को स्कूल गया था मतलब वो जल्दी उठा था। सुमी की कक्षा नहीं थी मतलब वो देर से उठा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प इसका बच्चों जो आंसर होगा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा कि सुमी सोमवार को स्कूल गया था मतलब वो जल्दी उठा था। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में ही बात कर रहा है कि अगर सुमी स्कूल जाता है तो ही उसकी कक्षाएं होंगी, अगर सुमी जल्दी उठता है तो वह स्कूल जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो सुमी है वह सोमवार को स्कूल गया था मतलब वो जल्दी उठा था। ठीक है, अगला नंबर हमारा है क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर। यदि अरविंद कोई फिल्म साइन करता है तो उसका निर्देशन प्रवीण करेगा और राम कुमार उसका निर्माण करेगा, एक सही कथन है, और कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त होगा यह बताना है। तो यहाँ पे राम कुमार रन 2 का निर्माता है, अरविंद ने फिल्म साइन नहीं की है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो 60 का आंसर होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि राम कुमार रन 2, ठीक है, रन 2 का निर्माता है, अरविंद ने फिल्म साइन नहीं की है। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि यदि अरविंद कोई फिल्म साइन करता है तो उसका निर्देशन जो है प्रवीण करेगा और राम कुमार उसका निर्माण करेगा, तो यहाँ पे पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अरविंद ने रन 2 साइन की है और प्रवीण निर्देशन है, तो देखिए प्रवीण निर्देशन भी कर रहा है, मतलब ये बी नंबर हमारा आंसर परफेक्ट हो जाएगा। बाकी के हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर जो बनेगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास 7% या 7% से कम रहता है और उद्योग का निष्पादन उसी स्तर पर रहता है और विश्व अर्थव्यवस्था धीमी नहीं होती है तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर कीमतों में वृद्धि जारी रहेगी, यह एक सत्य कथन है। अब हमें बताना यह है कि ज्ञात है कि कीमतों में वृद्धि जारी नहीं रही तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, 61 में अब कीमतों में वृद्धि ने सकल घरेलू उत्पाद पर असर डाला है, कीमतों ने वृद्धि के सकल घरेलू उत्पाद पर असर डाला है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। दूसरा कि उद्योग ने निष्पादन में सुधार हुआ है, तो ये भी नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7% या इससे अधिक नहीं रही है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि विकास 7% या 7% से कम रहता है और उद्योग जो है का निष्पादन उसी स्तर पर रहता है और विश्व अर्थव्यवस्था धीमी नहीं होती है। धीमी नहीं होती मतलब आगे बढ़ने के चांसेस हैं, तो सी भी नहीं होगा 61 में। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा विश्व की अर्थव्यवस्था धीमी हो गई। हाँ, धीमी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि 7% से ज़्यादा नहीं होगी, विकास दर नहीं बढ़ेगी, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा अगर कीमतों में वृद्धि जारी नहीं रहती है तो विश्व की अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है कि कीमतों में वृद्धि जारी नहीं रही, तो सिंपल सी बात है, अगर कीमतों में वृद्धि जारी नहीं होगी तो विश्व की अर्थव्यवस्था धीमी ही हो जाएगी, यह बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 62 नंबर सवाल में कि उस विकल्प को चुनिए जिससे दूसरा कथन तार्किक रूप से पहले वक्तव्य का अनुसरण करता है। अगर मैं फिल्म देखने जाता हूं तो मैं शाहरुख का प्रशंसक हूं। ठीक, अब यहाँ पे समझिए कि मैं शाहरुख का प्रशंसक नहीं हूं, तो ये गलत है। फिर कह रहा है मैं फिल्म देखने गया था, अगर मैं फिल्म देखने गया था तो ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मैं फिल्म टीवी पर देखता हूं, तो ये गलत है। मैं शाहरुख का प्रशंसक हूं, ये सही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बी और डी होगा, जिसका आंसर होगा बी नंबर आंसर, बी और डी। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न क्योंकि वह शाहरुख का प्रशंसक है और मैं शाहरुख का प्रशंसक जो है और मैं फिल्म देखने गया था। जब मैं फिल्म देखने गया
तो मैं ही शाहरुख का क्या हूँ, प्रशंसक, और शाहरुख की फिल्म मैंने देखी। तो विकल्प यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर, बी और डी ही सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। कथन यहाँ पे बच्चों उस निष्कर्ष को चुने जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। कथन ए में है, मैं अपनी माँ को केवल तभी फोन करता हूँ जब मैं उदास होता हूँ। बी नंबर है कि जब मैं काम पर होता हूँ तब मैं कभी उदास नहीं होता। और सी नंबर है कि जब मैं काम पर होता हूँ तो बहुत मजा करता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी में, मैं बारंबार घर जाता हूँ, मैं बारंबार घर जाता हूँ, ये होगा नहीं। अगर मैं काम पर नहीं हूँ तो मैं अपनी माँ को फ़ोन करूँगा, तो ये भी निश्चित नहीं है, गलत है। अगर मैं उदास होता हूँ तो मैं काम पर होता हूँ, तो ये भी नहीं है। अगर मैं उदास होता हूँ तो मैं अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ, अगर मैं उदास होता हूँ तो मैं अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ, तो यहाँ पे कहा भी गया है जब मैं काम पर होता हूँ तभी मैं कभी उदास नहीं होता, और जब मैं घर पर होता हूँ तो बहुत मज़ा आता है, और मैं अपनी माँ को केवल तभी फ़ोन करता हूँ जब मैं उदास होता हूँ। तो ये आंसर हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा, कि वही बात कह रहा है कि अगर मैं उदास होता हूँ तो मैं अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट नंबर है, राकेश को जब तक नौकरी नहीं मिलती वो पढ़ाई करेगा। एक सत्य कथन है, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। राकेश को पढ़ना पसंद नहीं है। अब ये तो गलत है, राकेश को पढ़ना पसंद नहीं, ये बात हम कैसे कह सकते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा, पसंद हो चाहे ना हो, क्योंकि नौकरी करनी है। राकेश नौकरी पाने के लिए पढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पढ़ ही रहे हैं नौकरी के लिए। कह रहे हैं ना कि जब राकेश को जब तक नौकरी नहीं मिलती वो पढ़ाई करेगा, मतलब नौकरी मिलने के बाद पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो राकेश सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, ये बात हम नहीं कह सकते किसकी तैयारी कर रहे हैं। राकेश को नौकरी मिल जाएगी, ये भी बात तय नहीं है, वो केवल पढ़ रहे हैं। नौकरी मिली है नहीं मिली ये बात नहीं कह सकते, तो केवल बी नंबर आंसर इसका परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, एक क्रोधित ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना चाहता है। आप क्या करेंगे? आप खुद उससे बात करेंगे 65 नंबर में। ठीक है, क्या आप उससे खुद बात करेंगे? बिल्कुल नहीं है। सहनशीलता से उसे शांत करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो अधिकारी से मिलना चाहता है तो आपसे बात क्यों करेगा वो, तो पहला तो गलत हो गया। सहनशीलता से उसे शांत करने की कोशिश करेंगे, ये हो सकता है। अपने वरिष्ठ से सलाह लेकर उसकी असुविधा दूर करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं कर सकते आप। उसे कहेंगे कि वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना आसान नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि मिलना आसान नहीं, वो मिलना चाहता है तो मिल सकते हैं, क्योंकि अधिकारी वर्ग सब मिलना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई क्रोधित ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना चाहता है तो हम यह सहनशीलता से उसे शांत करने की ही कोशिश करेंगे कि भैया शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हम मिलवा देंगे, या जो भी समस्याएं हैं हम उसको समझ के उसको बिठाएंगे, रोकेंगे, और जैसे ही व्यवस्था होगी, स्थितियां होंगी, तो हम उससे मिलने की बात करेंगे कि भैया ठीक है, आपके समाधान हो जाएंगे, हम साहब से या जो भी अधिकारी हैं, प्रबंधक है, वो मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, आप पाते हैं कि एक मित्र जिस पर आपको एक लंबे समय से विश्वास था एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है तथा उसके अंदर दूसरों के लिए कोई सम्मान नहीं है। आपके द्वारा लिया जाने वाला सर्वोत्तम फैसला क्या होगा? ठीक है, अब आप समझिए कि इस स्थिति में आप क्या करेंगे। स्वयं को अपने मित्र से अलग कर लेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। आप मित्र से अलग कैसे हो जाएंगे? संबंध जारी रखने के लिए उसे अपने व्यवहार को बदलने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। उसे पारंपरिक संबंधों पर एक विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजना होगा, ये भी गलत है। हमें क्या करना होगा? डी नंबर। अब यही बचा है, क्यों? अपने रिश्ते को जारी रखना और अपने मित्र की भावनाओं को समझने की कोशिश करना, यही सबसे बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा, सबसे परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, आपका पड़ोसी ऊंची आवाज पर संगीत चलाता है जिसमें आपको परेशानी होती है। आपने समस्या को उसके ध्यान में लाया है लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। आपको क्या करना चाहिए? अब आप समझिए ध्यान से। उसके साथ सीधे तौर पर चर्चा करनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए, यही सबसे उचित आंसर है। क्योंकि हम जो है उससे सीधे जाकर के बात करेंगे, भैया ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, इसके लिए समाधान क्या हो सकता है, या कोई तो रास्ता निकालना उचित रहेगा। शोर से छुटकारा पाने के लिए अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देंगे, ये भी गलत है। ऊंची आवाज पर संगीत चलाना चाहिए ताकि उसको महसूस हो सके कि यह कितना परेशान करने वाला हो सकता है, ये भी गलत है। इस पड़ोसी के व्यवहार की प्रकृति के बारे में अन्य पड़ोसियों से शिकायत करनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है, आपने शॉपिंग मॉल में एक खोया हुआ पर्स पाया, आप क्या करेंगे? पर्स को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देंगे, बिल्कुल गलत है। पर्स को वहीं छोड़ देंगे, ये भी गलत होगा।
पर्स को मॉल के सुरक्षा कर्मी को सौंप देंगे। तो बच्चों यही आंसर हमारा होगा, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी है नागरिक होने के नाते कि हम अगर किसी के कोई भी चीज़ पाते हैं तो उसे हम सुरक्षा कर्मी को सौंप देंगे, वहाँ से वो आकर के अपना कलेक्ट कर लेगा चीज़ें, ठीक है। पर्स को पास के दुकान के पास छोड़ देंगे, ये भी गलत है। तो सी नंबर आंसर हमारा सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आप एक समुदाय के कार्यकारी निकाय के एक सदस्य हैं। आप देखते हैं कि कार्यकारी निकाय के अधिकतर सदस्य आत्म केंद्रित और अयोग्य हैं। आपने उनकी सोच से सुधार करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन सुधार बहुत कम था। आपके करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब यहाँ पे समझिए आप बात को कि समुदाय कल्याण गतिविधियों में संलग्न रहना, भले ही दूसरे आपके काम की सराहना ना करें, तो यही सबसे बेहतर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि इस कार्यकारी निकाय में जारी रखना और अगले कार्यकारी निकाय का सदस्य नहीं बनना, ये भी गलत है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तीसरा है कि सामुदायिक मामलों में अपने संलिप्तता में कमी करना, ये भी गलत है। जोरदार ढंग से अपने विचार रखना और सदस्यों को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराना, ये भी गलत है, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को सहमत नहीं करा सकते। सबसे परफेक्ट आंसर होगा ए नंबर हमारा होगा, क्योंकि हम कार्यकारी सदस्यों की सोच के सुधार करने का प्रयास करेंगे। यदि उनकी सोच में सुधार नहीं होगा तो हम सामुदायिक कल्याण की गतिविधियों में संलग्न रहने, भले ही दूसरे हमारी काम की सराहना करें या ना करें। तो हमारा आंसर, हमारा कर्तव्य यही है, ए नंबर। तो पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट में। डिसीजन मेकिंग के साथ साथ कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी थे जो हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसी तरह की वीडियो हमारी आती रहेगी। जो बच्चे वीडियो पूरी देखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से, और इसी तरह से आप जुड़े रहिए। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे, टॉपिक वाइज भी करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। रीजनिंग में एक भी सवाल आपके यूपीएससी के गलत नहीं होने पाएंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। जहाँ तक होगा कोशिश पूरी हद तक रहेगी, आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नए अपडेटेड सब कराए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका पुनः आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।